जिसके पीछे ये लोग चले जा रहे हैं? यही तो मैं सोच रहा हूं जाबाज, कौन हो सकता है ये? लेकिन एक बात तो साफ है कुंवर, ये लोग धोखा खा गए हैं। आओ, मौका अच्छा है, निकल चलते हैं। हाँ चलो। मैं जाबाज के लिए जाता हूँ। महाराज, जाबाज तो बच निकला, लेकिन ये वीरेंद्र विक्रम हमारे कब्जे में आ गया। अब इसे किस तरह की मौत देनी है, इसका फैसला आप करेंगे। इसकी मौत से इसकी हर एक हिमाकत का इंतकाम लेगा शिवदत्त को पीठ दिखाकर भागते हुए चिनारगढ़ की जो तौहीन की है इसने, इसका इंतकाम तभी पूरा होगा इस वीरेंद्र विक्रम के खून से चिनारगढ़ की मिट्टी को लाल कर देगा शिवदत्त। तुम अपने आप को बहुत शातिर समझते हो ना शिवदत्त, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। शतरंज के इस खेल में शय और मान तो मैं तुम्हें दूंगा। देखो, कौन हो तुम? मैं इसे जानता हूं महाराज, ये नौगढ़ का सबसे बड़ा यार तेज सिंह है, तेज सिंह। बिल्कुल सही पहचाना क्रूर सिंह, सही पहचाना तुमने। जिस तरह बद्री जैसा यार धोखे और फरेब से युवराज वीरेंद्र विक्रम को गिरफ्तार कर सकता है, उसी तरह मुझ जैसा यार ईमानदारी और वफादारी से उनको रिहा करा सकता है। इतना बड़ा धोखा, शिवदत्त से धोखा? जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे शिवदत्त। तुम तो हवा में महल बांधने के ख्वाब देख रहे थे और मैंने एक ही झटके में तुम्हारे पैरों तले से जमीन खींच ली। मुझे तो तुम पर तरस आता है शिवदत्त। तुम्हारे हुक्म अनुसार सुमेधा से तुम्हारी सेना निकल चुकी होगी और महाराजा सुरेंद्र सिंह के हुक्म और योजना के अनुसार सुमेधा का वो हिस्सा जिसमें तुम बेईमानी से कब्जा कर चुके थे, नौगढ़ की सेना अब तक वापस हासिल कर चुकी होगी। वीरेंद्र विक्रम की जान के बदले में सुमेधा का खजाना और जाबाज, यही सौदा था ना तुम्हारा। लेकिन अब ना तो तुम्हारे पास सुमेधा है, ना वीरेंद्र विक्रम, ना जाबाज। ये मत भूलो कि अब तुम शिवदत्त की हिरासत में हो। तेज सिंह को आज तक कोई हिरासत में न रख सका है, न रख सकेगा। तेज सिंह तो हवा का एक झोंका है,
और हवा को कोई कैद कर सकता है शब्द? क्रूर, पीछा करो। प्रणाम महारानी। आइए महारानी। महारानी आप आ गई। बलमगढ़ के लंबे सफर से आप थक गई होंगी। वो फरीब अय्यारन आपके साथ आई नहीं वापस? नहीं, वो बलमगढ़ में ही रह गई। जब आप उसे लेके गए थे तो उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। अब कैसी है वो? सभ्या उसका देहांत हो गया। महारानी, अब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ देर आपसे क्षमा चाहूंगा। वैसे भी सभ्या तो आपके साथ ही है। ठीक है पंडित जी। प्रणाम। हमारी योजना के मुताबिक तुम सब अपनी अपनी जगह तैनात रहना और मेरे इशारे का इंतजार करना। पकड़े जाने के एहसास से जिस तरह से एग्जाम में पागल सा उठता है, खतरनाक और बेकाबू हो जाता है, उसी तरह का कुछ हाल जब इस नकली सभ्या का होगा तो मेरा संकेत पाते ही तुम उसे अपने कब्जे में कर लेना। जो आज्ञा। चलो। क्या बात है, आप मुझसे नाराज है क्या? मैंने कोई अनुचित बात कर दी जिसकी वजह से आप यूं बेरुखी से मुझसे पेश आ रही हैं? तुम्हारे इन सवालों का जवाब देना हम कतई मुनासिब नहीं समझते। आपने मुझसे ऐसे परायों जैसे पहले कभी बात नहीं की। बताइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई? तुम्हारे इन सवालों का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। पहले तुम हमारे सवालों का जवाब दो। आपके अंदाज से लग रहा है कि आपको मुझ पर शक है, और ये शक की तलवार की धार बहुत तेज होती है। अगर आप ये तलवार मुझ पर चलाकर मेरा सर कलम करना चाहती है तो कर लीजिए। पूछिए जो पूछना है आपको, मैं तैयार हूँ। हमारा पहला सवाल, तुम्हारे कक्ष में अनगिनत नागों से तुम्हारी जान पर हमला किया गया था। वो साजिश किसने की थी और तुम्हारी जान किसने और कैसे बचाई थी? वो उस फूल का नाम? हमारा पहला सवाल, तुम्हारे कक्ष में अनगिनत नागों से तुम्हारी जान पर हमला किया गया था। वो साजिश किसने की थी और तुम्हारी जान किसने और कैसे बचाई थी? वो मुझे खत्म करने का फरमान महाराज शिवदत्त ने दिया था और उसे अंजाम देने के लिए साजिश की थी तारा ने। और मेरी जान आप ही ने तो बचाई थी महारानी। आपने अपने मुंह से मेरे जिस्म से विष को चूस कर निकाल दिया था। हमारा दूसरा सवाल, महाराजा शिवदत्त के विष के प्रकोप से बचने के लिए एक सिद्ध पुरुष ने हमें एक औषधि दी थी। उस औषधि को किसी एक वस्तु से दूर रखने की चेतावनी भी दी थी। उस वस्तु का नाम क्या था? वो वस्तु थी वो किसी तेज गंध का फूल था। उस फूल का नाम? वो फूल का नाम था वो नाम कैसे याद आएगा तुझे? अगर तू असली सभ्या होती तो उस फूल के नाम पर यूं अटकती नहीं। नाम था वो महारानी, मुझे याद है लेकिन मेरी जबान पर अटक रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ। वो फूल का नाम था वन चंपा। हमारा तीसरा सवाल, तुम हमारे बहुत निकट हो, हमारी हर भावना से वाकिफ हो, इसीलिए हमारी हमराज भी हो। इसी बिना पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म पे एक खरोच है, वो किन हालात में और कैसे हुई थी। महारानी जी, आपका ये सवाल बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है और मुझे हिचकिचाहट हो रही है इसका जवाब देने में। अब तुम करीब करीब मेरे शिकंजे फंस चुके हो। माफ कीजिए लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। मुझे इसी पल का इंतजार था सभ्या। तुम इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकती? हम समझ सकते हैं।
महारानी के भोलेपन का फायदा उठाकर एक बार फिर जालसाज औरत ने महारानी को अपनी भावनाओं के तलतल में घसीट लिया। तुम लोग जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जो आते। शुक्र है शक के काले बादल छट गए और तुम इस सूरज की रोशनी में कितनी उजली नजर आ रही हो सभ्या। मेरी बहन। महारानी, मैं आपके इस सवालों की कसौटी में खरी उतर आई, इसकी मुझे खुशी है, वरना आपका ये शक लहू लुहान कर देता उस विश्वास को जो मेरे और आपके रिश्ते की बुनियाद है। खोया हुआ विश्वास जितना इतना आसान तो कभी नहीं होता सभ्या, जितना आसान तुमने उसे बना दिया है। तुम्हारे दिमाग की उधेड़ गुण वाकई काबिल तारीफ है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? अब आपके पास कोई वजह नहीं के साथ इस तरह पेश आने के लिए। सभ्या का दिया हुआ हर एक जवाब सही था, अब फिर भी आप इसमें बेवजह शक कर रहे हैं। मेरा शक मेरे अनुभव का तत्व है महारानी। आप नहीं जानती कितनी बारीकी से इसने सारी मालूमात की होंगी। सभ्या के साथ जुड़े हुए आपके हर लम्हे की तहकीकात की होगी इसने। उसके शारीरिक और दिमागी पहलुओं का कितने गौर से अध्ययन किया होगा। ये वाकई प्रशंसा के काबिल है, बेहद प्रशंसा के काबिल। आपके पूछे गए 30 सवालों में से 2 का जवाब कितनी आसानी से दे दिया इसने, और तीसरे सवाल का जवाब जो ये नहीं दे पाई उसका कारण क्या है वो ये भी अच्छी तरह जानती है और मैं भी जानता हूं। अगर महारानी के तीसरे सवाल के जवाब में मेरी खामोशी आपके लगाए हुए इल्जामों की बुनियाद है तो महारानी ने बता दीजिए कि उस सवाल का जवाब मैं अभी दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं वो वाकया दोहराना नहीं चाहती और महारानी के लिए मेरा लिहाज सिर्फ महारानी ही समझ सकती है। और मैं पंडित जी। महारानी, अब आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है सभ्या, तुम जाओ। महारानी, क्या मैं आपसे कुछ अर्ज कर सकता हूँ? कहिए पंडित जी। क्या आप ये मंजूर करती हैं महारानी कि विश्वास की जितनी अहमियत होती है अंधविश्वास उतना ही आत्मघातक साबित होता है? जी। सभ्या आपके बहुत करीब है, आपके हमराज है, आपकी हर भावना से परिचित है। मैं भी इसे मंजूर करता हूं, लेकिन आपको भी यह मंजूर करना चाहिए कि यही वजह है सभ्या पर आपका अंधविश्वास। सभ्या वो नहीं जिसे आप समझ बैठी हैं। ये जो आत्मघातक अंधविश्वास के बादलों से आप घिर रही हैं महारानी, ये मुझे मंजूर नहीं, ये मुनासिब नहीं है महारानी। क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं, इसका फैसला हमने हमारे दिल पर छोड़ दिया है। और जब सभ्या हमारे दिल के इतने करीब आ चुकी है जितनी हमारी दिल की धड़कनें, तब आपकी ये सारी दलीलें सिर्फ एक इल्जाम बनकर रह जाती है। महारानी, इल्जाम उसी पर लगाया जाता है जिस पर गुनाहगार होने का शक होता है, लेकिन इस वक्त आपके शक की तलवार से रिहा होने के लिए उसने आपकी आंखों पर अपनी माया की पट्टी बांध दी है। इसीलिए आप वही देख पा रही हैं जो वो आपको दिखाना चाहती है, आप वही सुन पा रही हैं महारानी जो वो आपको सुनाना चाहती है। जो आप सुनना चाहते हैं वो सभ्या ने नहीं कहा, जो आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखाई नहीं दिया, फिर भी आप सभ्या पे बेवजह शक कर रहे हैं। पंडित जी, आपके कहे अनुसार हमने सभ्या की परीक्षा ली और सभ्या उसी परीक्षा के आग के शोलों पर चलकर भी कामयाब उतरी है। इसमें अब कोई शक नहीं, वो ही सभ्या है, कोई फरेबी नहीं। और तो और पंडित जी, एक बात और, ये बात अब खत्म हो चुकी है, ये मसला अब हल हो चुका है। यदि आपको ये मसला फिर हल करना है तो किसी ठोस सबूत के साथ उठाइएगा। प्रणाम पंडित जी।
दीवान जी, युवराज की जय हो। कैसे जाबाज? ठीक हो दीवान जी। बड़ी खुशी हुई आप दोनों को देखकर। अरे उस दलील शिवदत्त के कैदखाने में इतनी ताकत कहाँ कि हमारे युवराज को कैद कर रखे। हम जानते थे आप उसकी हर जंजीर, हर सलाख तोड़कर सही सलामत वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें यह कतई उम्मीद नहीं थी कि आप हमें यहाँ इस तरह मिलेंगे दीवान जी। कोई खास बात? हाँ युवराज, खास बात तो यह है कि महाराज के हुक्म के मुताबिक हमारी सेना यहाँ मौजूद हैं और हमने सुमेधा को चारों तरफ से घेर रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला किया जा सके और उससे शिकस्त दी जा सके। आपकी ये आक्रमण की योजना तो हमारी समझ में आ गई दीवान जी, लेकिन हम जिस पहेली में उलझे हुए हैं, हो सकता है उसे सुलझाने में आप कामयाब हो जाएं। क्यों जाबाज? हाँ कुंवर, उस हैरत अंगेज मंजर से मैं भी अपने आप को अब तक निकाल नहीं पाया हूं। किस हैरत अंगेज मंजर की बात कर रहे हैं आप दोनों? दीवान जी, जब शिवदत्त के सैनिकों से हम अपना पीछा छुड़ा रहे थे, तब अचानक एक फरिश्ता मेरी शक्ल में वहां आ पहुंचा और जिन सैनिकों के घेरे में हम फंसे हुए थे, उन्हें बड़ी होशियारी से गुमराह करके वहां से ले गया। उसने सिर्फ उन सिपाहियों को गुमराह ही नहीं किया दीवान जी, बल्कि मेरा अंदाजा तो यह कहता है कि उसने अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को हमारी खातिर दांव पर लगा दिया होगा, वरना उस वक्त वहां से निकल पाना तो हमारे लिए नामुमकिन था। नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला ये फरिश्ता कौन हो सकता है? आप बताइए दीवान जी। नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला कोई और नहीं था कुंवर, वो हमारा अपना तेज सिंह था। क्या? अंबा नहीं, सबिया कहो। कलावती की सबिया, चुनारगढ़ की महारानी की सबिया। आज अंबा ने अपनी अकल से, होशियारी से और जालसाजी से बिना किसी शक व शुबा ये साबित कर दिया कि वो और कोई नहीं, सबिया ही है। ये तो कमाल हो गया। पंडित जगन्नाथ जैसे शातिर दिमाग को तुमने मात कैसे दे दी? ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन हुआ है तारा, मुमकिन हुआ है। कलावती के कमजोर और भावुक दिमाग की वजह से मुमकिन हुआ है। उस बेवकूफ कलावती में इतनी चतुराई कहाँ कि वो सवालों का ऐसा चक्रव्यूह रचे जिसमें वो मेरी जालसाज हरकतों को कैद कर सके। ये योजना तो पंडित जगन्नाथ के दिमाग की इजाद थी, लेकिन अंबा ने न सिर्फ उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया, बल्कि अब तो पूरी तरह से सबिया की शक्ल को सबिया के वजूद में समा लिया है और उस पंडित जगन्नाथ को इस तरह पराजित किया कि जिंदगी भर वो अपने अपमान की आग में झुलसता रहेगा। अंबा, राजनीति, चाले और दांव पेच में तुमसे ज्यादा समझती हूँ। अपने दुश्मन को कभी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए, और खास तौर से जब वो दुश्मन पंडित जगन्नाथ जैसा कोई हो। पंडित जगन्नाथ कलावती के सामने हुए अपने अपमान का बदला तुमसे जरूर लेगा। उसे बदला लेने की फुर्सत मिलेगी तब तो। अब तो वो इसी जाल में फंसा हुआ है कि आखिर सबिया के पास वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा जरिया है जिससे उसे उन सवालों के जवाब मिले। अब इस नकली सबिया के पास वो कौन सा मंत्र है, कौन सा